यानी आधी राशियों को शनि अपने लपेटे में लेता है। इसका मतलब 50% दुनिया शनि से त्रस्त रहती है। ज्ञान के घर में शनि बैठेगा जो बेरहम है, क्या है, और वो नास्तिक भी है, क्या है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे शनि पे, बेरहम और हाँ। नास्तिक। शनि दोनों राशियों को कैप्चर करके बैठा हुआ है, तो अंजाम क्या होगा विश्व में? युद्ध का माहौल। युद्ध का माहौल होगा, ज्ञान में कमी आएगी, लोगों में नास्तिकता आएगी, फाइनेंशियली क्राइसिस आएगा, क्योंकि फाइनेंस का कारक है ये। अरे गुरुजी आप तो हमेशा लिखते हो पैसे वाले बनोगे, हम तो कुछ बने ही नहीं। भाई तुम्हारा बचपन में शनि इतना सा था 10 रुपए वाला, अभी आज शनि हो गया तुम्हारा जायदाद 20 रुपए वाला हो जाएगा, 30 रुपए वाला हो जाएगा, 50 रुपए वाला हो जाएगा, 100 रुपए वाला हो जाएगा। और आपका बचपन में ही शनि करोड़पति था और आज वो बलवान हो गया, तो आज और अरबपति बना देगा आपको। देश योगी को पूजेगा कि वाह वाह बहुत बढ़िया राजा है, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, मजा आ गया, है ना। लेकिन विदेशी जो लोग हैं, जो बाहर की जो शक्तियां हैं, वो कटेंगी। उनको लगेगा कि इतना स्ट्रांग कोई व्यक्ति होना नहीं चाहिए। भारत में विजिबिलिटी भी होती और भारत में उस दिन होली भी रहती, तो भारत के लिए बहुत ज्यादा घातक होता। नमस्कार, धर्म ज्ञान के इस पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। और आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो वैदिक ज्योतिष की दुनिया से आते हैं, जिन्हें मोर देन 35 इयर्स का अनुभव है, जिनकी तकरीबन 5 लाख से भी ज़्यादा भविष्यवाणियाँ सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी हैं। और वो मुझे लगता है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर आप उन्हें देख रहे होंगे तो आप क्या पता आप भी उनके स्टूडेंट रहे हो। आइए स्वागत करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी के महारथी, जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर एच.एस. रावत जी का। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, पहली बार आपका पॉडकास्ट है और आपके यहाँ मैं जैसे घुसी बहुत सारे अवार्ड्स, मैंने हमेशा आपको या तो अवार्ड लेते हुए देखा है या देते हुए देखा है। आप मतलब लोगों के लिए रोल मॉडल भी हैं, लोगों के लिए एक टीचर का रोल भी प्ले करते हैं, धर्मगुरु भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आपसे जानना चाहती हूँ आपकी अब तक की जर्नी कि किस तरह से आपने अपनी जिंदगी को वैदिक ज्योतिष की तरफ किस तरह से घुमाया। कविता जी, मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये मेरा पद था। कंपनी के अंदर जॉब करता था। अब जो रिसर्च ब्रेन होता है ना, वो कभी शांत नहीं बैठता। तो कंपनी के अंदर भी मैं अपना काम करने के बाद में यही सोचता था कि ये जीवन क्या ऐसे ही चलेगा? ये जीवन आए किस लिए हैं? हम कहाँ जाएंगे? ये जीवन हमारा चल कैसे रहा है? इसको कौन चला रहा है? अब हम गाड़ियों के मैकेनिक हैं तो गाड़ियों का तो समझ आता है कि पेट्रोल डीजल से चल रही हैं और वो चलती हैं। तो ये शरीर में हम बोलते कहाँ से हैं? ये वाणी कहाँ से आती है? ये देखते कैसे हैं? ये मेमोरी कहाँ से होती है? मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? कहाँ से आए? गर्भ में 9 महीने कैसे रहते हैं? गर्भ में डेवलपमेंट कैसे होता है? मनुष्य का जीवन, प्रकृति का जीवन कैसे आता है? ये विचार आते थे उसी टाइम से आते थे। जैसे कि IIT बाबा का नाम सुना, आजकल बड़ा पॉपुलर है, वायरल हो रखे हैं वो। और उनके दिमाग में भी यही था। IIT करने के बाद, जॉब करने के बाद में जो मेरे दिमाग में था, वो साधु बन गए। मैं साधु नहीं बना, मैं ज्योतिषी बन गया। मैंने इसको समझने की कोशिश करी कि यूनिवर्स क्या है, इस ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पे क्या है, सूर्य का प्रभाव हमारे शरीर पे क्या है, चंद्रमा का क्या प्रभाव है, ये जो अंतरिक्ष बना हुआ है, ये ब्रह्मांड बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, इस ब्रह्मांड का हमारी 84 लाख योनियों पर क्या प्रभाव है, पानी कैसे बना है, हवा कैसे चल रही है, हवा पानी मिश्रण इन सबसे हमारा जीवन कैसे चलता है। इसका जवाब मुझे मिला खगोल शास्त्र में कि ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों के जीवन, 5 तत्व से हमारा शरीर चलता है, उसके अनुपात से हमारे शरीर के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। और फिर धीरे धीरे जब खगोल शास्त्र की मुझे नॉलेज हुई, तो फिर मुझे लगा खगोल शास्त्र का इन ग्रहों का प्रभाव मनुष्य जीवन पर है। फिर मैंने ज्योतिष को स्टडी किया और ज्योतिष को इतना डीप स्टडी किया मैंने, फिर सारे शास्त्रों को पढ़ा, नारद पुराण को पढ़ा,
फिर उसको रिसर्च किया, जैसे जैसे उनमें लिखा था वैसे वैसे अपने शरीर पर लगाया, उसको दूसरे के जीवन पर लगाया, बिल्कुल सटीक आना शुरू हो गया। अब इंजीनियर थे, रेडिएशन का विज्ञान था, तरंगों का विज्ञान था, तो अंदाज तो था। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर तो थे नहीं, मैकेनिकल थे, फिर भी इंजीनियर तो इंजीनियर ही होता है जी। मुझे लगा कि ये पूरा की पूरा जो मैकेनिकल साइंस है, यंत्र विज्ञान है, वो हमारे शरीर से बना हुआ है। और धीरे 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 जब ज्योतिष की सच्चाइयां मेरे दिमाग में आई, तो मैंने जॉब छोड़ दी और फिर मैंने ज्योतिष को पढ़ाना शुरू किया। जी। मेरे दिमाग में यह था मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगा, मैं इसको सिखाता हूं। और सिखाते सिखाते और रिसर्चेज हुई और धीरे धीरे फिर ज्योतिष के क्षेत्र में इतना नाम हो गया, इतनी एक्यूरेसी आ गई कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई। तो ये हमारी यात्रा शुरू हुई थी ब्रह्मांड से, खगोल से। खगोल का लिंक पूरा की पूरा हमारे शरीर के साथ होता है। शरीर पर जो घटनाएं घटित होती हैं वो पूरी की पूरी ऊपर घूमने वाले ग्रहों के साथ लिंक हैं। चंद्रमा की गति जब बहुत ज़्यादा घूमती है, फास्ट होती है, तो मन में डिप्रेशन आता है या क्रोध आता है। मून के साथ हमारा मन संचालित है और मन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अगर चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी 10 इंद्रियां डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। यानी आप अपसेट हो जाते हैं जी। फिर लोग बोलते हैं पागल हो गया है ना। तो मून के विचलित होने से, मून के अपसेट होने से, मून के पीड़ित होने से हमारा शरीर अपसेट होता है। और वो हमें पता होता है कि तुम 4 दिन बाद तुम्हारा मून पीड़ित होगा राहु के साथ, तुम्हारा मून अमावस्या का होगा, तुम्हारा मून शनि के साथ विषयोग बनाएगा, तुम्हारा मून नीच होने वाला है, तुम भयंकर डिप्रेशन में जाने वाले हो। घर में पे ग्रहण लग जाए, मून पे ग्रहण लगता है तो और ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि आपको जो रेज मिल रही है मून से जी। और वो रेज रोक दी जाए तो आपको तो तकलीफ होगी। अभी आप मुझे देख रही हैं, मैं आपको देख रहा हूं, हमारे बीच में एक फट्टा डाल दिया जाए तो हम एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे जी। तो ऐसे ही जब ग्रहण होता है तो जो चंद्रमा की रोशनी को रोक दिया जाता है, चंद्रमा की रोशनी रोकने के बाद में पृथ्वी पर दिक्कत आती है। तो पृथ्वी पे जो प्राणी रहते हैं, ओजोन परत डिस्टर्ब होने के कारण ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब होती है। ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब होती है तो हमारा मन विचलित होता है, हम विचलित हो जाते हैं। जैसे ही चंद्रमा कमजोर होगा तो हमारी इच्छा होगी सो जाऊं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स वीक हो गया। जैसे ही ग्रेविटी फोर्स वीक होता है हमारी बॉडी का, तो हम लेटना शुरू करते हैं, थक जाते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा तेज स्थिति में होता है तो हम खड़े हो जाते हैं, कूदते हैं, घूमते हैं, वॉक करते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर में भी ग्रेविटी फोर्स है, लेकिन उसको बोलते हैं अपान प्राण। क्या बोलते हैं? अपान प्राण। अपान प्राण की वजह से हम खड़े होते हैं और जो पृथ्वी की ग्रेविटी है उस ग्रेविटी से हमारे शरीर की ग्रेविटी बैलेंस करती रहती है। तो ये सब मून का प्रभाव जब मैंने स्टडी किया तो मुझे लगा ज्योतिष एक परफेक्ट वैदिक साइंस है। ये विजिबल नहीं है, इफेक्टिव है। यानी विजिबल तो प्लेनेट है सिर्फ, इनके प्रभाव इफेक्टिव हैं, वो दिखाई नहीं देते। और फिर मैंने इसको ठान लिया कि मैं पूरे विश्व में इस ज्योतिष को सिखाऊंगा, और मैंने सिखाना ही शुरू किया था। उस सिखाने का परिणाम है कि लाखों करोड़ों लोग ज्योतिषी बन गए और वो लोग बड़ी रेस्पेक्ट देते हैं और वो फिर अवार्ड लेते हैं कि गुरुजी से अवार्ड लो। तो वो एक मुकाम जो बना, वो जो मेरी यात्रा थी उस वजह से तैयार हुई है। बिल्कुल। और देखिए आप तक पहुंचने का जरिया भी आपके स्टूडेंट यानी कि मयंक शर्मा जी हैं धर्म ज्ञान के लिए। तो लेकिन जो आपने बताने की कोशिश की है कि एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जिस पे आप काम करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं। मैं ग्रहों के बारे में आई तो मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले शनि के बारे में, दंडाधिकारी शनि। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने मून के बारे में बताया, शनि का प्रभाव कितनी तेजी से इंसान पे दिखता है? शनि एक प्लेनेट ऐसा है जो सूर्य के चारों तरफ प्लेनेट कक्षाओं में घूम रहे हैं जी। सबसे लास्ट ऑर्बिट उसमें शनि है। शनि का साइज बहुत बड़ा है। शनि एक गैसीय पिंड है जी। उसमें कोई, जैसे हमारा बृहस्पति है, बृहस्पति की खोज अभी तो गैसीय पिंड के तौर पे है, उसमें जमीन नहीं है। ऐसे शनि के अंदर भी कोई जमीन नहीं है, ऐसा भी विज्ञान ने माना है। तो ये रिफ्लेक्शन का सिद्धांत होता है। लेकिन जो हमारी थ्योरी बोलती है, वो थ्योरी बोलती है कि 5 तत्व तो होते ही हैं सबके ऊपर।
कमवर्ती हो सकते हैं सिर्फ। तो जब सूर्य की किरणें शनि को जाती हैं और शनि से रिफ्लेक्ट होती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर वो पृथ्वी पे आती हैं, तो वो जो विषीय तरंगें होती हैं, यानी आपने एक लाइट लगाई और वो लाइट जाके जहरीली गैसों पर लगती है जी। और वो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पे आती हैं। तो जो लोग उस समय शनि की दशा से लिंक होते हैं, ओके। वो लोग उन जहरीली तरंगों से पीड़ित हो जाते हैं। और हमारा जो सिस्टम है पूरी बॉडी का, वो नर्वस सिस्टम जो है सारा की सारा, वो शनि के द्वारा संचालित है। यानी जिसमें जो हमारा खून बहता रहता है नलियों में, नर्वस सिस्टम है पूरा, जी। वो शनि के पास है। हमारी जो टांगे हैं, हमारे घुटने हैं, हमारे नीचे के पैर हैं, ये सब शनि के पास हैं। तो जैसे ही शनि पीड़ा में आएगा, जी। शनि पर ग्रहण लगेगा। ग्रहण सब प्लेनेट पर लगता है, पर वो दिखाई नहीं देता क्योंकि बहुत दूर है और बड़े प्लेनेट है, लेकिन लगता सबके ऊपर है। जैसे ही शनि पीड़ित होगा, वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा। या तो टांगों में दर्द या आर्थराइटिक्स, या हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा और फिर हम कैंसर के पीड़ित हो जाते हैं, या हमारे शरीर में डायबिटीज आएगी, बीपी आ जाएगा। यानी जो बॉडी का जो रेगुलेशन है, रेगुलेटरी सिस्टम है, वो कलेप्स कर जाता है। ओके। मान लो गर्दन में दर्द आना शुरू हो गया तो ब्रेन पे इफेक्ट आ जाएगा, कमर में दर्द आना, टांगों पे दर्द आ जाएगा, फिर हम लंबी लंबी बीमारियों के शिकार होते हैं। इसलिए जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब में शनि और राहु का रोल होता है, कि शनि के पीड़ित होने पर पूरी बॉडी पीड़ा में आ जाती है। ये इसका सिद्धांत होता है शनि का। अब इसको कर्म फल दाता बोल दिया लोगों ने, कि उसकी दशा चलेगी तो वो अपना कर्म का फल आपको देगा। यानी आप दंडाधिकारी भी कहा जाता है। दंड अधिकारी भी बोला जाता है उसको। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो दंड अधिकारी है कि जब उसकी दशा चलेगी वो सबको पीड़ित करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है। वो सबको पीड़ित करेगा। जैसे मैं सोचा मेरे पे ढैया आ गई, 7:30 आ गई, तो अब मेरा बुरा दिन शुरू हो गया। होगा, वो सबका ही होता है। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, सिर्फ इतना फर्क होगा। मान लो आपके ऊपर शनि की ढैया लगी और 7:30 लगी, और जब आप पैदा हुई और जब गर्भ में थी, उस समय पर शनि यूनिवर्स में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था, बलवान था जी। तो उसने 9 महीने में बड़े तसल्ली के साथ आपको मजबूत बनाया। आपकी नस, नाड़ियां, पैर, ब्रेन, सब कुछ मजबूत बना दिया उसने। जी। यानी 3 मंजिल से भी कूदेंगी आप तो कुछ चोट नहीं लगेगी आपको, जी। ऐसा बना दिया। अब वो शनि की ढैया लगेगी आपके ऊपर, तो आपकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप तो पहले से ही मजबूत हैं बहुत ज्यादा। और बाय द वे, कोई बचपन में शनि जिसका नीच हुआ या 9 महीने गर्भ में जब रहे उस समय खराब हुआ, तो इस समय शनि की ढैया में पैरालाइज अटैक हो जाएगा, इस समय आपके टांग खराब हो जाएंगे, इस समय आर्थराइटिक्स हो जाएगा आपको। तो इसका मतलब कि बचपन में आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग थी, उसके आधार पर आज की किरणें आपकी बॉडी को कितना डैमेज करती हैं या कितना अपलिफ्ट करती हैं, यह डिपेंड करता है। तो यहाँ मुझे समझ आया कि शनि का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहा जा रहा है कि 30 साल बाद जाके, 30 साल लगाते हैं शनि अपनी चाल में जब परिवर्तन करते हैं। अपने घर से निकलकर गुरु बृहस्पति के घर में जा रहे हैं 29 मार्च को। इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, शनि का ये राशि परिवर्तन, इस राशि परिवर्तन में शनि खुद कितने मजबूत है या नहीं है? देखिए, शनि और देवगुरु बृहस्पति एक दूसरे के सम हैं, ये दुश्मन नहीं है। अच्छा, राइट। ये मित्र भी तो नहीं है? मित्र भी नहीं है और दुश्मन भी नहीं है, सम है, हलो हाय दोनों की। चलिए ठीक है। ये तय कर रखा है, मैं कप्तान जी के घर में जाऊंगा तो बुरा नहीं करूंगा, और कप्तान जी मेरे घर में आएंगे तो मैं भी बुरा नहीं करूंगा, नॉर्मल रहेंगे। आप भी चाय पियो, मैं भी चाय पी के चला जाऊंगा। ये हम दोनों की सोच है। ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति की और शनि की सोच है जी। अभी तक शनि अपने घर में था, मूल त्रिकोण राशि में, अभी भी चल रहा है वो। अपने घर में जो व्यक्ति होता है उसके फल देने की जो सोच होती है ज्यादा होती है, और उदासीन होकर किसी और के घर में चला जाएगा तो फल देने की क्षमता उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, नेचुरल है।
मैं अपने घर में बैठा हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, तो मेरा फल देने का, काम करने का ज़्यादा वो होगी, सोच होगी। और कोई व्यक्ति मुझे बुला के ले जाए, गुरुजी आ जाओ हमारे घर पे आ जाओ, और जाकर के मेरी उसके साथ ज़्यादा बनती तो है नहीं जी। मैं चाय पीऊँगा और चला आऊँगा, उसको कोई ज़्यादा ना मैंने रिजल्ट दिया ना, वो पूछेगा कुंडली देख दो, अच्छा अभी टाइम नहीं है, ठीक है ना, ऐसे करके मैं आ जाऊँगा, तो फल ज़्यादा मैंने अच्छा दिया नहीं। जी। और वही मेरा मित्र होता तो मैं अच्छा ठीक है भाई, एक कॉफ़ी और बना दो जब तक हम आपकी कुंडली देख लेते हैं, है ना। और वहीं पर वो मेरा और सम्मान करते, एक मेरे को सोने चांदी का सिंहासन लगाते, है ना, मुझे वहां उच्च अवस्था में बैठा देते वो तो वहां से तो जाने को मन ही ना करे। तो वहां से जाने का मन नहीं करता, है ना। तो ऐसे ही ये प्लेनेट, जो ये सोच हमें दी है ना, ये प्लेनेटों की सोच होती है। तो ऐसे शनि गुरु के घर में जाएगा, अब गुरु के घर में जाएगा, गुरु की राशि में जाएगा, मीन राशि में जाएगा। मीन राशि ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है जी। यानी ज्ञान के घर में शनि बैठेगा जो बेरहम है, क्या है, और वो नास्तिक भी है, क्या है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे शनि पे, बेरहम और हाँ, नास्तिक। नास्तिक भी है और बेरहम भी है। अब बेरहम तो इसलिए है कि दंड अधिकारी आपने बोला उसको, अब जब दंड देगा तो बेरहम ही आदमी दंड देगा ना, क्यों, कर्म फल दाता, यानी जब वो कर्मों के फल देने वाला तो बेरहम भी है। अब जज जो है उसको बेरहम कहूं कि वो कर्म फल दाता कहूं उसको, भाई उसको फांसी देनी है तो देनी है। अब आप बोलोगे बड़ा बेरहम जज है, फांसी दी है, लेकिन उसने तो उसके कर्म के हिसाब से दी है। तो यहां पर क्या करेगा, शनि के घर में जाकर के, शनि गुरु के घर में जाकर के देवगुरु बृहस्पति के अंदर कोई ना कोई आरोप लगाना शुरू करेगा। क्या करेगा, आरोप लगाना शुरू कर देगा, उसकी जो आस्तिकता है उसको कम कर देगा। ओके। बोलेगे क्या करेंगे मस्जिद में जाकर के, छोड़ो ना, अल्लाह तो घर में भी है, क्या करेंगे मंदिर में जाकर के, है ना, मूर्ति तो यहां पर भी है, चलो यहीं दर्शन कर लेते हैं, ये विचार आने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, वो शनि 12 नंबर की राशि में बैठेगा, मीन राशि में। मीन राशि में, और मीन राशि पर जब वो बैठेगा तो शनि की 7.5 का प्रभाव उसके ऊपर पीक आवर में आ जाएगा। यानी पहला सिर पे आता है, दूसरा छाती पे आता है, फिर पैरों पे आता है। इसका मतलब मीन राशि वालों को वो बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। और उसके साथ में राहु की युति भी हो जाएगी जी। तो ये 18 मई तक का जो फेस होगा ये मीन राशि वालों के लिए बड़ा क्रिटिकल होगा। शनि राहु सूर्य की युति, इन 3 ग्रहों की युति, इसका मतलब युद्ध के लिए तैयारी होती है, कहने के बहुत बड़ी तकलीफ होने का योग बनेगा। और खुद आदमी को बड़ी तकलीफ होगी जिनकी मीन राशि है। तो मीन राशि वाले आदमी इस दुनिया के अंदर जितने भी मेरे को सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, उन सबको तकलीफ है, मीन राशि वालों को सबको तकलीफ है। चाहे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे अमेरिका का प्रधानमंत्री है, चाहे कहीं का भी कोई है, कुछ भी है, वो शनि छोड़ने वाला है नहीं, उसने अपना दूषित प्रभाव देना ही है। तो इस वजह से शनि जब भी चलता है वो किसी भी पोजीशन में रहेगा। हाँ, मान लो मेरा शनि भाई बर्थ बहुत अच्छा है तो मुझे थोड़ी कम तकलीफ देगा, और जिसका नीच का है, शत्रु राशि का, उनको ज्यादा तकलीफ देगा, प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। चलिए, मीन राशि का तो समझ आता है क्योंकि मीन राशि में ही शनि चले जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि शनि की चाल में यही बदलाव किन राशियों के लिए एकदम घातक है, मीन के अलावा? अब इसमें तो हमें मेष राशि से ही चलना पड़ेगा। अब मेष राशि के लिए तो बहुत ज्यादा घातक होगा, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, और मंगल से इनकी दुश्मनी है, क्योंकि ये चाहे सम्मान है लेकिन शनि तो दुश्मन मानता ही है ना उनको जी। तो इसका मतलब ये रहा कि मेष पर जब 2027 में गोचर करेगा नीच होकर के, उस समय तो तबाही का आलम होगा मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि उनके तो सिर के ऊपर से घूमेगा, सिर के ऊपर से घूमेगा और नीच होकर के घूमेगा। इसका मतलब मेष राशि वालों को तो ब्रेन में ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन में तकलीफ देगा ही देगा, उनको तो मानसिक तकलीफ देगा, उनको पैरालाइज अटैक देगा, ब्रेन में क्लॉटिंग देगा ही देगा, कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करेगा। तो ऐसे उसके लिए वो तकलीफ देगा, परेशानी देगा। अभी भी मेष के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि चल रही है, लेकिन जब वो आएगा गोचर में तो जब तकलीफ देगा ही देगा मेष के ऊपर। तो इसका मतलब ये रहा कि जिन राशियों के साथ उसकी मित्रता है उनके ऊपर कम इफेक्ट डालेगा, लेकिन जिन राशियों के साथ उसकी दुश्मनी है उन पर बहुत तकलीफ देगा। अभी सिंह राशि की बात करते हैं, अभी 29 मार्च को सिंह राशि पर शनि की डैया भी आएगी जी।
कर्क राशि से हटेगी। सिंह राशि के साथ शनि की दुश्मनी है, सिंह राशि के स्वामी के साथ में सूर्य और शनि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। पिता पुत्र का संबंध है। पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन एक दूसरे के कट्टर भी हैं। जी। अब इसके साइंटिफिक वे को समझें। एक आध्यात्मिक वे है कि ये पिता पुत्र है हमारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से, लेकिन ज्योतिष एक वैज्ञानिक आधार पर भी है कि सूर्य की किरण जब शनि में जाती है तो शनि में हलचल पैदा करती है, शनि को बेचैन करती हैं। वहां गैसेज में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, तो उससे विचलित होता है ना। अभी मान लो आप किसी जानवर के पूंछ के ऊपर पटाखा डाल दो, है ना, या आग लगा दो, तो वो तो विचलित होगा। बिल्कुल। ऐसे ही हमारी आंखों पर अगर कोई जोर से लाइटें मार दे तो हम विचलित होंगे जी। काफी देर तक दिखेगा नहीं। ऐसे ही इनका जो सूर्य की किरण होती है, वो किरण जब जाती है वहां शनि के क्षेत्र में, तो वहां पर चारों तरफ उसके 16 चंद्रमा और हैं। पृथ्वी के चारों तरफ तो एक ही चंद्रमा है, तो शनि के चारों तरफ 16 चंद्रमा मूव करते हैं। ऐसे तो 60-62 चंद्रमा मूव करते हैं, लेकिन 16 ऐसे हैं जो विजिबल हैं जी। उनका इफेक्ट है, वो सब विचलित होंगे और शनि खुद विचलित होता है, तो इसका परिणाम दिखेगा। तो इस वजह से परिणाम दिखता है। इसलिए वो एक दूसरे के दुश्मन है। अभी बार बार आप मेरी आंखों पे मिर्च मारोगी तो मेरी तो दुश्मनी होगी ना आपके साथ, है ना। चाहे हम कितने भी आप एक दूसरे के साथ में पिता पुत्र के रिलेशन में हैं, तो उसके बावजूद भी ये तकलीफ आती है। तो इसका वैज्ञानिक आधार यही है कि सूर्य की किरणों से जहां पर पॉजिटिविटी पैदा होती है, वो प्लेनेट उनके मित्र हैं। बृहस्पति पे जब वो किरणें देता है तो वहां गोल्डन हो जाता है वो, वहां से जो पॉजिटिव रेज निकलती हैं, है ना। गर्म तवे पे पानी मारोगे और मुंह पे आएगा तो वो तो नुकसान होगा ना जी। है ना। ठंडे तवे पे मारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही इनका भी सिद्धांत है। तो वहां पर फिर फास्फोरस वगैरह वगैरह पैदा होती हैं, सोना जैसा पैदा होता है, पीला रंग पैदा होता है, और वो जो गैसेज पैदा होती हैं वो पृथ्वी के लिए लाभदायक हैं। मंगल पर जाती हैं तो मंगल की आक्रामकता ओज पैदा करती हैं। तो ये एक सिद्धांत है कि जब सूर्य की किरण किसी भी प्लेनेट पे जाती है तो वहां के एटमॉस्फेयर को कैसा पैदा करती है, उससे उसकी मित्रता और शत्रुता का प्रभाव बनता है। जी। लोग पूछते हैं मित्र शत्रु ग्रह कैसे हो सकते हैं, है ना, ये कैसे हो सकता है ना, ये तो इतनी दूर है, ये कैसे हो सकते हैं, पिता पुत्र हैं, ये कैसे एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं। दुश्मन करती हैं उनकी रेज, क्या करती हैं, रेज करती हैं। यहाँ पता चला आज। यहाँ रेज पैदा करती हैं उनको, क्या वो उसकी वजह से हमें बुरा लगता है या अच्छा लगता है। जी। यही एक कारण है। ऐसे वृष राशि है, अभी मैं ढैया की बात कर रहा था इसकी, अभी धनु राशि है। अब धनु राशि में शनि की ढैया लगेगी, मीन राशि में शनि की 7.5 लगेगी जी। बृहस्पति की दोनों राशि पीड़ित हो गई, है ना। धनु और मीन दोनों पीड़ित, ये एक पे 7.5 आ गई, और वो भी शुरुआत। अब आप ये बताओ कि मीन राशि का और धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभता लेके, ज्ञान लेके, विज्ञान लेकर के, हर चीज उसके पास है, धन उसके पास है, और वो शनि दोनों राशियों को कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो अंजाम क्या होगा विश्व में? युद्ध का माहौल होगा, ज्ञान में कमी आएगी, लोगों में नास्तिकता आएगी, फाइनेंशियली क्राइसिस आएगा, क्योंकि फाइनेंस का कारक है ये। धर्म पर संकट आएगा, धार्मिक चीजों डिस्टर्ब होंगी। इसका मतलब जिन जिन चीजों से बृहस्पति जिनका कारक है, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं वो शनि के कारण डैमेज होने का खतरा बनेगा। ये इसकी प्रोडक्शन का एक सीधा सा तरीका है। अभी हम जितनी भी प्रोडक्शन करते हैं, पूरी दुनिया ने अभी नए साल पे बोला, सारे ज्योतिषियों ने 20-20, 30-30 ज्योतिषी एक साथ बैठे थे टीवी चैनल पर, सबने यही बोला कि मंगल का साल है, ये 2025 मंगल का साल है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मंगल मालिक है, मंगल तो बड़ा अच्छा होता है, मंगल तो ऐसा होता है, सबने बोला। मैं कहा तुम्हारी सबकी प्रोडक्शन फेल होने वाली है। मैं कहा मंगल का साल जरूर तुमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मंगल तो 6 जून तक बहुत बुरी अवस्था में है।
अगर तुम न्यूमरोलॉजी की भी बात करते हो तो 6 जून तक मंगल शत्रु राशि में, 21 जनवरी तक नीच था, फिर अब शत्रु राशि में, मिथुन राशि में कट्टर दुश्मन के घर में है, और फिर उसके बाद में नीच हो जाएगा। तो जो ग्रह जिसको तुम राजा बता रहे हो वही नीच चल रहा है। मैं कहा बहुत ज्यादा बुरा होगा, दुर्घटनाएं रुकेंगी नहीं। अभी आप देखो कितने हवाई जहाज गिर गए जी। सबसे ज्यादा हवाई जहाज अभी तक गिर चुके हैं। 4 हवाई जहाज तो गिर चुके हैं अमेरिका के अंदर, वहां के जंगलों में आग लगी अभी तक बुझी नहीं है। बिल्कुल। अभी 4-5 जहाज हमारे इंडिया में गिर चुके हैं। बैक टू बैक भूकंप आ रहे हैं सर। बैक टू बैक भूकंप आ रहे हैं, रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितने लोग हताहत हो गए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई कुंभ के अंदर, कितना बुरा हाल चल रहा है जी। और अभी कल फिर एक जहाज गिर गया पंचकुला के अंदर। तो इसका मतलब ये रहा कि मंगल अपना प्रभाव छोड़ नहीं रहा है जी। और उससे पूरा विश्व कहीं ना कहीं परेशान है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, माहौल बना हुआ है। तो कोई भी ग्रह जो होता है वो जैसे ही गोचर में पीड़ित होता है वो अपना प्रभाव पृथ्वी के ऊपर दिखाएगा ही दिखाएगा, उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। अभी तो हमारी मेष राशि पर 7.5, मीन के ऊपर पीक आवर में रहेगी और कुंभ के ऊपर पैरों पे आ जाएगी। तो कुंभ वालों को कुछ रिलीफ इसमें मिलेगा और मकर से हट जाएगी, मकर की एक राशि इसमें फ्री हो जाने वाली है। तो यहां धनु राशि और जो सिंह राशि है इनके ऊपर जो ढैयाएं चलेंगी ये तकलीफ दे हैं। अब सिंह राशि वालों सुन लो, अब मेरी आदत है स्पष्ट करने की। सिंह राशि जिनकी है उन लोगों को, या जिनकी सिंह लगन है उनकी राशि भी नहीं है, लगन सिंह है, और जिनकी सिंह लगन और सिंह राशि है दोनों एक साथ हैं लगन में ही, यहां मारकेस बनता है। पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु होना जी। रोग बढ़ना, षष्ठेश और सप्तमेश होकर के मृत्यु स्थान में मूव करेगा, ये होगा। इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, बस इसको यज्ञ से पूजा पाठ से ही रोका जा सकता है। तो ये इसकी एक्यूरेसी का तरीका होता है प्रोडक्शन का। लेकिन लोग तो कहते हैं कि 7.5 तो कभी लगने से देखी नहीं जाती। लगन से देखी नहीं जाती, लेकिन लगन पर गोचर का प्रभाव तो आएगा। जो लोग धनु लगन के हैं वो तो फिर बेखौफ ही रहेंगे ना। हाँ, इसके अंदर क्या होता है कि जो 7.5 होती है वो मन पर प्रभाव डालती है। मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था, वो मन पर प्रभाव डालेगी आपके। जी। मन विचलित होता है शनि से, 5 इंद्रिय विचलित हो जाती हैं और उससे सारी शरीर डैमेज होता है। जी। अब जिनकी धनु लगन है उन पे गोचर रहेगा, और जिनकी मेष लगन पे भी गोचर रहेगा, सिंह लगन पे गोचर रहेगा। गोचर के प्रभाव को डिनाई नहीं कर सकते, जी। यानी लग्नों के ऊपर भी उसका प्रभाव रहने वाला है। अब जिनकी सिंह लगन है और राशि नहीं है, मान लो सिंह, उनके लिए तो शनि मृत्यु स्थान में चलेगा। इसका मतलब सिंह लगन वालों को भी शनि पीड़ा देने वाला है, चाहे उनके ऊपर शनि की ढैया है या नहीं है, उनको देगा ही देगा तकलीफ। अभी मान लो मेष लगन की बात कर लें, किसी की मेष राशि नहीं है और जब 2.5 साल बाद शनि लगन में आएगा, नीच का होगा, तो क्या वो छोड़ेगा? वो भी तकलीफ देगा। इसका मतलब लगन के ऊपर भी गोचर प्रभाव डालता है, क्योंकि जो लगन पे गोचर होता है वही आपकी कुंडली होती है। आज जो गोचर चल रहा है जिस राशि में, वही आपकी कुंडली बनती है जी। इसका मतलब ये रहा कि जो आपकी लगन कुंडली है उस पर जो गोचर होगा उसका भी इफेक्ट है, और जो आपकी चंद्र राशि है उस पर भी इफेक्ट है, और आपकी सूर्य राशि है उस पर भी इफेक्ट है। उसको हम देखते नहीं, दोनों को देखते नहीं है, वो भी दिक्कत है। अब मान लो जिनका सूर्य मीन राशि में बैठा होगा, जिनका सूर्य मीन राशि में बैठा होगा जी, और अब गोचर में शनि आने वाले हैं, शनि आने वाले हैं, वो सूर्य के ऊपर से जाएंगे, यानी सूर्य राशि के ऊपर से जाएंगे। लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन, ये हो गई आपकी सुदर्शन चक्र हो गया, राइट। उसके ऊपर से जाएंगे। लोग ये सोचेंगे कि मेरी मीन राशि तो है नहीं, मेरी तो लगन ही मीन है, मैं तकलीफ में क्यों? बहुत बुरी तरीके से मेरा तो शरीर चरमरा गया, मेरे को हड्डियों का रोग हो गया है, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, मैं तो परेशान हो रखा हूँ, 2.5 साल से बुरा हाल है मेरा। हम कहा तुम्हारी सूर्य राशि के ऊपर शनि का गोचर है। इसका मतलब सूर्य राशि के ऊपर से भी अगर शनि जाएगा तो भी तकलीफ होगी। अब पिछले 1.5 सालों से मीन राशि वाले बहुत परेशान थे, एंग्जाइटी, टेंशन और तनाव था। वो इसलिए कि मीन राशि पर राहु चल रहा था,
अभी भी चल रहा है वो, जी। अब शनि भी आ जाएगा, फिर सूर्य भी आ जाएगा। इसका मतलब गोचर के ग्रहों का प्रभाव तीनों लग्नों पर आता है। तीनों लग्नों से ज्योतिषी को देखना चाहिए कि कौन सी जगह पर क्या प्रभाव आने वाला है। और आपकी इसी कैलकुलेशन में कोई एक राशि है जो शनि के इस चाल में माला माल हो रही है, जिसका कुछ बेहतरीन समय आ रहा है आगे? बिल्कुल आता है। जैसे कि शनि तीसरे भाव में गोचर में बड़ा अच्छा फल करता है, बलवान होता है। छठे भाव में भ्रमण करता है, बड़ा अच्छा फल करता है। और शनि अगर 11वें भाव में, बड़ा अच्छा फल करता है। अब जिनकी मीन राशि 11वें भाव में रहेगी, जिनकी मीन राशि 11वें भाव में रहेगी, यानी वृष लगन वाले हो गए जी। या वृष राशि वाले मान लें, वृष वालों का 11वें भाव में शनि गोचर करेगा लाभ के घर में, वो भाग्येश और कर्मेश होकर के घूमेगा वहां पर। इसका मतलब वृष लगन वालों के लिए अगर शनि की महादशा चलेगी तो उनको वो बिजनेस में प्रॉफिट देगा, क्योंकि 11वें भाव में उसने प्रॉफिट देना होता है, जबरदस्त लाभ देता है। जी। और जिनका तीसरे भाव में भ्रमण करेगा, मकर लगन है, जैसे मकर लगन पे 7.5 हटेगी, तीसरे भाव में शनि गोचर करेगा तो उनको भी पैसा आएगा, विदेशों से पैसा आएगा, उनको भी लाभ देगा। ऐसे ही मान लो तुला की बात करें हम, जी। तुला लगन वालों की बात करें तो उनके लिए छठे भाव में भ्रमण करेगा, चौथे का और 5वें का भ्रमण होकर के, वहां भी ये बलवान होता है, वहां भी बहुत अच्छा पावरफुल होकर के बल देता है। तो इसका मतलब छठे भाव में आपको पैसा देगा, धन दौलत देगा, लेकिन बीमारी जरूर देगा, क्योंकि छठे भाव में बीमारी का स्थान भी है, तो वो उसको प्रिय है। तो आप कोई भी जब प्रोडिक्शन करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये अच्छा भी देता है, ऐसा नहीं कि अच्छा फल नहीं करेगा, अच्छा फल करेगा। अब जिनका शनि 10वें भाव में आ जाएगा, मान लो मिथुन वालों का 10वें में आएगा, है ना, मीन राशि में है, मध्यम फल तो करेगा ही, सम फल तो करेगा, 50-50 तो फल करेगा। जी। 11वें भाव के मुकाबले कम करेगा। जब 11वें भाव में ज्यादा कर रहा था, क्योंकि वहां गोचर में बलवान होता है वो, जी। वहां वो गोचर में बलवान पावरफुल हो जाता है। तो इस वजह से शनि अच्छा भी फल करता है, उनको पैसा भी खूब देता है, जिनको देता है उनको खूब देता है। लेकिन इसमें भी कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं, अरे गुरुजी आप तो हमेशा लिखते हो पैसे वाले बनोगे, हम तो कुछ बने ही नहीं। छप्पर फाड़ पैसा मैं बोलता हूं छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, लेकिन वो क्या करते हैं कि हम तो बने ही नहीं। मैं कहता तुम बन भी नहीं सकते भाई, तुम्हारा बचपन में शनि इतना सा था 10 रुपए वाला, अभी आज शनि हो गया तुम्हारा जाते 20 रुपए वाला हो जाएगा, 30 रुपए वाला हो जाएगा, 50 रुपए वाला हो जाएगा, 100 रुपए वाला हो जाएगा, करोड़पति वाला थोड़ी हो जाएगा तुम्हारा। और आपका बचपन में ही शनि करोड़पति था और आज वो बलवान हो गया तो आज और अरबपति बना देगा आपको। तो यहाँ तो अब यही कह रहे हैं ना कि नौकरी पेशे वाले लोग तो उनका तो शनि छोटा ही रहेगा। उनको बस हम इतना ही कहेंगे कि भाई, मैं साथ में ये भी बोलता हूं, आप अपनी कुंडली देख लेना कि आपका शनि कितना बलवान है। अगर जिसका शनि नीच का है और आज शनि वो उच्च हो रहा है तो ज्यादा डबल ही बेनिफिट देगा। बाई बर्थ जिनका उच्च का है और आज वो उच्च का होता है तो फिर आपको शेयर बाजार के अंदर अडानी बना देगा, एकदम ऊंचाइयां लेके चला जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा इतना पैसा कहां से आ गया मेरे पास में, एकदम हिट कर जाओगे। एक नॉर्मल क्रिकेटर, नॉर्मल, खाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास में, बस में जाता है वो, और वो सिलेक्शन हो जाता है शनि की दशा के अंदर, और वो पहले ही टेस्ट मैच के अंदर बस सेंचुरी मारना शुरू कर देता है, उसके ऊपर नोटों की वर्षा हो जाती है। फिर तब कोई नहीं बोलता कि उसे नोटों की वर्षा कैसे हुई, है ना, होती है कि नहीं होती। एक फिल्म वाला धक्के खा रहा है रोड के ऊपर, उसकी फिल्म हिट हो गई, है ना, अचानक कहां से कहां पहुंच गया, है पुष्पा वाला कहां से कहां पहुंच गया 1 मिनट में, है ना। ऐसे होती है ना, फिल्में हिट हो जाती है और एकदम पैसा आना शुरू हो जाता है अपार। वो कहां से आता है? सीधा अर्श पे शनि पहुंचाता है। हाँ, शनि पहुंचाता है, ऐसे पहुंचाता है वो। लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि होली के बाद शनि लोहा या तांबे से निकलकर चांदी में आ रहे। शनि का पाया क्या होता है, ये जानना चाहिए। हाँ, मैं ये बता देता हूं शनि के पाए क्या होते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न कविता जी ने पूछा है। 1, 6 और 11, 1, 6, 11। अगर आपकी राशि मेष है और आपकी राशि कन्या है और आपकी राशि अगर कुंभ है, ये आपकी राशि हैं। इन राशियों से अगर शनि इनमें ही चले, आपकी राशि से, जो आपकी राशि हो उससे पहले में हो, उससे छठे में हो, उससे 11वें भाव में हो, तो ये सोने का पाया माना जाएगा। अच्छा। इसका मतलब मेष राशि वालों के लिए अगले 2.5 साल बाद वो सोने के पाए पाएगा। अब मेष राशि की अगर हम बात करें तो उससे अभी चलेगा वो 12वें भाव में, है ना। अब
2, 5, 10। अब इनके अंदर क्या करेगा ये इसमें चांदी का पाया आएगा, यानी जो आपकी राशि है उससे अगर इतर हो जाए, अलग हो जाए। ऐसे ही 3, 7 ये जो राशि होंगी तीसरे चले आपका जी। यानी कहां से, जो आपकी राशि है उससे तीसरे पड़े। अभी तीसरे कहां पड़ेगा, मान लो आपकी मकर है तो मकर से तीसरे पड़ेगा, तो मकर वालों के लिए बन जाएगा ये तांबे का 4, 8, 12 यानी चौथे बन जाए। अब धनु वालों के लिए शनि कहां चला जाएगा, अगर मान ले भाई बर्थ आपकी धनु राशि है तो उनके लिए कहां चला जाएगा ये, चौथे में, है ना। तो इसका मतलब उनके लिए लोहे का पाया बनेगा। अच्छा। ऐसे ही 4, 8 चला जाए किसी का, अब 8 किसका जाएगा, अभी 8 चला जाएगा कर्क राशि वालों के लिए। कर्क का हो गया आपका 10, 11, 9 में जाएगा वो, तो अष्टम में जाएगा मिथुन वालों का, मिथुन से नहीं सिंह वालों का जाएगा, सिंह वालों का जाएगा अष्टम में। अब सिंह राशि जिसकी होगी उसका शनि कहां चलेगा, अष्टम में। एक तो सिंह राशि में शनि की ढैया और साथ में पाया जा रहा है मृत्यु स्थान में, अष्टम में जा रहा है, तो इसका मतलब उन पर लोहे का पाया चलेगा। अब लोहे के पाए पे अगर शनि चलेगा तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। अच्छा। अगर चांदी के पाए पर और तांबे के पाए पे चलेगा तो धन दौलत उन्नति प्रोग्रेस के लिए है, और लोहे के साथ में अगर सोने के पाए पे भी चलेगा तो भी जाकर के आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये इसका पाए का सिद्धांत होता है कि जो बचपन की आपकी राशि होती है उस राशि से कौन कौन से स्थानों पर जा रहा है तो उसकी कैलकुलेशन होती है। शनि गोचर तो हमें समझ आता है, 30 वर्ष बाद शनि की चाल में बदलाव, लेकिन जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन आता है तो शनि का नक्षत्र परिवर्तन क्या हमारे जीवन को उतना इम्पैक्ट डालता है क्या? डालता है, वो ऐसे डालता है जैसे अश्विनी भरणी और कृतिका नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र हैं। 2027 में शनि यहां पे आएगा, राइट। अब 2.5 साल के अंदर ये 2.5 साल चलेगा, तो पहले एक नक्षत्र पर रहेगा, फिर एक नक्षत्र पर रहेगा, फिर एक नक्षत्र पर रहेगा, तो कृतिका के एक चरण पर रहेगा। अब अश्विनी और भरणी नक्षत्र आपकी बॉडी में कहां रिप्रेजेंट करते हैं, वहां अगर ये चलेगा तो दिक्कत करेगा। अब अश्विनी नक्षत्र हमारे पैर के ऊपर के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है और भरणी नीचे वाले तलवे को करता है जी। जब अश्विनी पे चलेगा तो ऊपर वाला पैर का जो हिस्सा है उसमें तकलीफ आएगी आपको, या तो वहां सूजन आनी शुरू हो जाएगी, या वो फटने शुरू हो जाएंगे, स्किन प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, या पैर कट सकता है, और नीचे वाले पे बेबाइयां फटनी शुरू हो जाएंगी, घाव बन जाएंगे। कृतिका नक्षत्र के पहले चरण पे आएगा। कृतिका नक्षत्र हमारे इस पोर्शन को प्रभावित करता है, उस वाले को। इसका मतलब 2 साल बाद जब इन दोनों नक्षत्रों को छोड़ेगा, अश्विनी भरणी को, जब यहां चलेगा तो उस समय सिर में चोट मारेगा या सिर में तकलीफ देगा। तो हम बोलेंगे कि शनि इतने दिन बाद आपके कृतिका नक्षत्र के ऊपर भ्रमण करेगा, और कृतिका नक्षत्र सिर को प्रेजेंट करता है, और उस समय आपके सिर में तकलीफ आएगी। तो ऐसे इसकी कैलकुलेशन होती है। अभी मुझे तो 100 बात की एक ही बात निकल के सामने आती है कि शनि का गोचर हो, शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो, या फिर शनि का पाया। शनि जब जब मूव करेंगे हमारी जिंदगी में भी एक बड़ी मूवमेंट हमें खुद महसूस होगी, बहुत जबरदस्त आती है, बड़ी जबरदस्त आती है, और लोग तरह तरह करना शुरू कर देते हैं। बहुत बुरा हाल करता है शनि। कितना भी अच्छी स्थिति में शनि गोचर में कुंडली में हो या उस समय पर भी हो तो ये तकलीफ देगा, क्योंकि शनि एक गोचर में 5 राशियों को प्रभावित करता है। बिल्कुल। और एक इसकी दृष्टि रहती है 6, यानी आधी राशियों को शनि अपने लपेटे में लेता है।
इसका मतलब 50% दुनिया शनि से त्रस्त रहती है। 50%, यानी 8 अरब आदमी है तो 4 अरब आदमी शनि से पीड़ित रहेंगे। शनि को राजनीति का भी सबसे बड़ा कारक माना गया है। नहीं, शनि राजनीति का सबसे बड़ा कारक नहीं होता। राजनीति के लिए सूर्य सबसे बड़ा कारक होता है जी। क्योंकि सूर्य फेम देता है और वो शासक है। क्या है? शासक, राजक है। तो राजनीति में राजे वैल्यू होता है ना, यानी आप एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं तो वो सूर्य की वजह से बनते हैं क्योंकि शासन करना है उसने। नीतिकार उसके साथ में देवगुरु बृहस्पति होता है जी। अगर जिस राशि पे नीति नहीं होंगी तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सूर्य और साथ में जो राजनीति में बेईमानी वाली नीतियां होती हैं उनमें शनि की इन्वॉल्वमेंट होती है जी। यानी जो राजा साम दाम दंड भेद की नीति लेकर के चलेगा उसमें शनि की जरूरत है क्योंकि आदमी को बेईमानी भी आनी चाहिए, हेराफेरी भी आनी चाहिए, कटु नीति भी आनी चाहिए, है ना। उस किस प्रकार से चाणक्य ने अपनी नीतियों का इस्तेमाल किया तो वहां शनि का प्रभाव आता है। इसलिए वो जनता का कारक है। क्या है? जनता का कारक। जनता वोट देती है और जनता का प्यार अगर मिलेगा तो आप चुनाव जीतेंगे। या जनता का उस समय प्यार मिलता था राजशाही के टाइम पर तो लोग राज कर पाते थे। इसलिए 2 प्लैनेट सबसे पावरफुल होते हैं राजनीति में। जिनका सूर्य बलवान हो वो राजनीति में आएगा, जिनका बृहस्पति बलवान हो बहुत अच्छा पॉपुलर रहेगा, और जिनका शनि बलवान है तो जनता उसको चुनाव जिताती रहती है। बिल्कुल। तो इस बीच कहा तो यही जा रहा है कि अब होली से ठीक बाद शनि का ये सबसे बड़ा गोचर, लेकिन इस गोचर का प्रभाव देश दुनिया पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जनता द्वारा हमारे सांसद पहुँचते हैं संसद में, शनि की चाल में इतना बड़ा परिवर्तन, क्या देश की राजनीति को कहीं कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकता है? देश की राजनीति 2 तरीके से चलती है। एक राजनीति चलती है कि हमारे देश की कुंडली के ऊपर जी, और एक राजनीति चलती है मेन देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। तो देश के प्रधानमंत्री की जो राजनीति है वो तो बहुत अच्छी है, यानी उनकी वृश्चिक लगन है और वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि से शनि की ढैया हट रही है, अभी हट जाएगी तो उनके लिए तो अच्छा हो गया। और शनि का गोचर उनका फिर अच्छी जगह पे मूव करेगा, पंचम में मूव करेगा। अब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अगर अच्छे ग्रहों का मूवमेंट है तो उसकी सूझबूझ बहुत अच्छी होती है, और जिसकी सूझबूझ और डेयरिंग बहुत अच्छी हो तो देश भी फिर अच्छे से चलता है। यानी अगर ड्राइवर अच्छा हो तो गाड़ी अच्छी चलेगी। इसलिए मैं मानता हूं देश का जो संचालक होता है, देश का जो प्रधानमंत्री होता है, उसके ग्रहों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान की जो कुंडली है वृष लगन की है, वृष लगन तो बड़ी शरीफ होती है। मैं नहीं मानता। मैं इस बात को मानता हूं कि देश का प्रधानमंत्री जो देश को रूल कर रहा है उसके ग्रह कैसे हैं, है ना। तो हम ये माने कि जो देश के प्रधानमंत्री पद पर है उसके ग्रह तय करते हैं देश की दिशा और दशा को, उसी के करते हैं। अभी देखो इस देश के अंदर नेहरू भी प्रधानमंत्री थे जी, कई युद्ध झेले उन्होंने और हारे। फिर चाइना का युद्ध हार गए, 47 में पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्युपाई कर लिया, है ना। फिर 65 का युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी थे जी। फिर इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी को फिर दुर्गा बोलने लगे। इंदिरा गांधी से अड़ोसी पड़ोसी देश थे सारे इतने डरते थे कि उसको सुनते थे 15 अगस्त के दिन कि क्या बोलेगी, और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, है ना। उसके बाद फिर बहुत शरीफ प्रधानमंत्री आते चले गए, है ना, तो देश बड़ा शरीफ सा हो गया। फिर मोदी जी आ गए। अब किसी की हिम्मत है कोई बोल जाए? इसका मतलब देश को जो रूल करने वाला होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कैसे इस देश को चला रहा है। मोदी के बाद अगर योगी जी आ जाएंगे तब आप देश की क्या तस्वीर देखेंगे? देखिए दोनों में बड़ा फर्क है। योगी जी बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो, और मोदी जी बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। क्या है? पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर में फर्क होता है। मैं फर्क जानना चाहती हूँ आपसे। फर्क वही मैं कह रहा हूं कि अगर वो आ गए तो उनको जो मोदी जी ने एक छवि इंटरनेशनल बनाई है अपनी, वो छवि नहीं बना पाएंगे। उनके पूरे वर्ल्ड में विरोधी हो जाएंगे, लेकिन देश में उनकी लहर चलेगी।
क्या चलेगी? लहर। देश योगी को पूजेगा कि वाह वाह बहुत बढ़िया राजा है, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, मजा आ गया, है ना। लेकिन विदेशी जो लोग हैं, जो बाहर की जो शक्तियां हैं, वो कटेंगी। उनको लगेगा कि यार इतना स्ट्रांग कोई व्यक्ति होना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल भी सुनता नहीं है, लचीलापन होना चाहिए। तो मोदी जी में दोनों चीजें हैं जी। और योगी जी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा है। वो क्या कहते हैं, गलत को रोको, तुरंत रोको, इमीडिएट रोको, वो लटकाते नहीं है किसी चीज को। तो उसका दुष्प्रभाव क्या जाएगा कि थोड़ा सा, अब मोदी जी तो पॉलिश तरीके से सबको मैनेज करते हैं, योगी जी नहीं कर पाएंगे, वो झुकते नहीं है जी। यानी उनके अंदर जो डिक्टेटरशिप है थोड़ी सी, वो होती है, राजनीति में होनी भी चाहिए। किसी चीज को जब ज्यादा अफरा तफरी होती है तो वहां होना बहुत जरूरी है उनका। दोनों में इतना ही फर्क है। स्टार उनका मुझे नहीं पता, मोदी जी के स्टारों का तो मुझे पता है बहुत अच्छे हैं, योगी जी के स्टारों का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा सुनते हैं उनका 75 का बॉर्न है शायद, तो 75 में भी ग्रह बहुत अच्छे थे। उस समय बृहस्पति 84 का था तो अच्छा था। तो उम्मीद तो है कि दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट रहे। चलिए, इसी कड़ी में बात करना चाहूँगी। आपने मुझे स्टार्टिंग में जो तरंगों की जो साइंस समझाने की कोशिश की कि रेज जब आती हैं प्लैनेट से टकराते हुए हम पे किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं। जब जब ग्रहण लगता है, चंद्रमा वाला आपने मुझे समझाया, मन से कनेक्टेड होता है। लेकिन होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चंद्रमा पर हमें ग्रहण लगता हुआ अपनी नंगी आंखों से नजर नहीं आएगा, तब तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, ये पृथ्वी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, कहीं तो दिखेगा। दिखेगा, जब दिखेगा नहीं तो फिर इम्पैक्ट क्यों? नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं दिखेगा, पृथ्वी के और हिस्सों में दिखेगा। जी जी, और हिस्सों में दिखेगा। तो कोई भी ग्रहण जो होता है, खाली ये नहीं है कि हाँ हमारे देश में नहीं दिखा तो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा। वो क्या होता है कि जिस एरिया में दिखेगा उस एरिया के वातावरण को दूषित करता है। ठीक है। अभी मान लो चाइना में दिखता है तो चाइना का वातावरण दूषित होगा, दोबारा से वहां बैक्टीरिया उत्पन्न होगा। अगर वो सऊदी अरब में दिखता है तो सऊदी अरब में महामारी आएगी। अगर अमेरिका में दिखता है, यूरोप में दिखता है, वहां दिक्कत आएगी। क्योंकि जो अमृत वाली किरणें आती हैं, वो अमृत वाली किरणें ना आकर के वो पॉइजन वाली किरणें आएंगी वहां पर। अब पॉइजन वाली किरणें तो कहीं पे भी किसी भी कंट्री में आ सकती हैं। जिस कंट्री में ग्रहण दिखेगा वही कंट्री प्रभावित होगा। हमने बोला था पिछली बार जब ग्रहण हुआ था, सूर्य ग्रहण हुआ था, वो ग्रहण हुआ था अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के आसपास, और हमने कहा ये तीनों चारों कंट्री अव्यवस्थित स्थिति में रहेंगे, और वही हुआ। कनाडा की हालत खराब हो गई, ट्रूडो साहब के यहाँ भुखमरी की स्थिति में आ गया वो। अमेरिका की हालत कितनी खराब हो रही है, वहां भी अव्यवस्था फैली हुई है, तो वहां सरकार भी चेंज हो गई है ना। तो जिस जगह पर वो किरणें जा रही हैं, जहां पर विजिबिलिटी है, और अगर किसी कंट्री में विजिबिलिटी नहीं है और खाली समुद्र में विजिबिलिटी है, मान लो प्रशांत महासागर में, लाल सागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, किसी भी सागर में अगर वो ग्रहण आता है, तो फिर उस सागर के अंदर सुनामी आना, उपद्रव होना, खड़े होना, वहां तूफान आना, वो स्थिति बनती है। वो हम प्रोडिक्शन करते हैं फिर कि ये कहां विजिबिलिटी है इसकी। तो हम ये माने कि अगर इस बार अगर होली के मौके पर, रंगों के उत्सव पर अगर ग्रहण लग रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी उसका नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ेगा। इसका कविता जी, होली सिर्फ हमारे देश में ही मनाई जाती है। हम अपने देश के साथ न जोड़ के देखें इसको, हम ग्लोबल देखें। क्या देखें? ग्लोबली देखें। अगर ये होली पे सूर्य ग्रहण होता मान लो, और ये भारत में होता, भारत में विजिबिलिटी भी होती और भारत में उस दिन होली भी रहती, तो भारत के लिए बहुत ज्यादा घातक होता। क्योंकि उस दिन का जो त्योहार था, उस त्योहार के ऊपर ग्रहण लगने का मतलब कि देश के अंदर उपद्रव होना, परेशानी आना। लेकिन हमारे यहां दिख नहीं रहा, तो हम तो होली मनाएंगे आराम से, क्योंकि हमारे यहां सूतक नहीं है। सूतक का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियल प्रभाव, यानी पॉइजनिंग प्रभाव नहीं है हमारे यहां पर। जब सूतक में क्या होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, और बैक्टीरिया 1-2 डिग्री 3 डिग्री पर पैदा होते हैं, 1-2-3 डिग्री पर मर जाते हैं वो। तो जब चंद्रमा की किरणें ही नहीं आएंगी हमारे यहां पर, तो वो बैक्टीरिया उत्पन्न होगा जो जहरीला होगा। वो जो खाने में पैदा हो जाता है, वो कहीं पे जल में पैदा हो जाता है, बॉडी में हो जाता है, बालों में हो जाता है, हमारे शरीर में हो जाता है। वो बैक्टीरिया जो उत्पन्न होगा, वो बैक्टीरिया अब उस कंट्री में होगा जहां पर वो दिखाई देगा। आपसे जानना चाहती हूँ कि ग्रहण की तुलना में हम किसे ज्यादा पावरफुल माने, सूर्य ग्रहण को या चंद्र ग्रहण को?
दोनों का प्रभाव अलग अलग है। चंद्र ग्रहण जो होता है वो पृथ्वी को प्रभावित करता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ है वो जी, और पास भी है ना? सूर्य की तुलना में पास है। चंद्र ग्रहण बहुत छोटे समय के लिए होता है जी, क्योंकि वो छोटा प्लेनेट है। चंद्र ग्रहण बड़ा प्लेनेट है। सूर्य ग्रहण, जी, जी, सूर्य ग्रहण की जब रोशनी नहीं आएगी तो उससे सीधा सीधा प्रभाव आता है ओजोन परत के ऊपर, उससे बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। दोनों में फर्क है। आपकी बॉडी और ह्यूमन बॉडी और 84 लाख योनियां, इन पे प्रभाव आता है सबसे ज्यादा चंद्र ग्रहण का, जी, क्योंकि ये हमारे मन को चलाता है, सबके मन को चलाता है। गधे, घोड़े, ऊंट, हाथी, बैल, शेर सबके मन को चलाता है। डिप्रेशन तो सबको भी आता है, गुस्सा तो सबको भी आता है, प्यार तो सबको ही आता है, इनको 84 लाख योनियों को। जी, सूर्य जो होता है ये पूरी नेचर को चलाता है। ये चारों जो हमारी योनियां होती हैं, स्थावर, द्विज, जंगम, अंडज योनि, इन सबको चलाता है वो। इसका पेड़, पौधे, पहाड़, नदी, नाले, उन सब पे आता है। यानी जितने भी भूकंप आते हैं वो सूर्य ग्रहण की वजह से, सुनामियां आती हैं, ये आते हैं वो सब, क्योंकि चंद्रमा का जो ग्रेविटी है वो इतनी पावरफुल है नहीं। अब सूर्य की तो अगर थोड़ी देर के लिए भी रोशनी रुक जाए तो उथल पुथल हो जाएगी। चंद्रमा की रोशनी थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें सूर्य रोशनी दे रहा है। तो इसको एक साइंटिफिक तरीके से समझने की जरूरत है कि इन दोनों प्लेनेट का प्रभाव क्या होता है। जब चंद्रमा की रोशनी नहीं आती तो ओजोन परत में इतनी हलचल नहीं होती है ना। और जब सूर्य की रोशनी नहीं आती है तो ओजोन परत बहुत बुरी तरीके से पीड़ित होती है और वो सीधा पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स को फ्लक्चुएट करती है, और उसके कारण पृथ्वी के ऊपर फिर उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। जी, ये कारण है दोनों में। तो इसलिए सूर्य ग्रहण अगर 90% से ज्यादा हो रहा है तो समझ लो कि उस समय बहुत तबाही होने के योग बनते हैं, युद्ध होने के योग बनते हैं, अकारण मृत्युएं बनती हैं। तो ये सारी चीजें क्या मैं ये समझूं कि 25 में होने वाली है, क्योंकि शनि के महाराशि परिवर्तन के दिन देश का पहला सूर्य ग्रहण भी उसी दिन लगेगा? इतना पावरफुल नहीं है। 29 मार्च को जो हो रहा है उसकी परसेंटेज डाउन है। जैसे अभी पिछली बार जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसकी 50% थी, है ना। तो अब 2019 में जो ग्रैंड हुआ था उसकी 92% था, जिसके बाद कोरोना वाली उसके बाद कोरोना आया था। उस समय हमने बोला था, सब चैनलों पे बोला था, और रिकॉर्डिंग आज भी हमारे पास है और चैनलों के पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो उस समय हमने साइंटिस्टों के साथ डिबेट में बोला था कि ये 92% जो ग्रैंड हो रहा है तबाही लाएगा, पूरे विश्व में त्राय त्राय मचेगी। तो लोग उस समय हमारे मजाक उड़ाते थे कि ज्योतिषी डराते रहते हैं, लेकिन वो हुआ, वो बहुत तगड़ा था। और उसके बाद जो उससे पहले चंद्र ग्रहण था वो भी बहुत पावरफुल था, वो भी 80-90% था। वो दोनों ग्रहण बहुत घातक थे। आपकी आदत है साफ बोलने की, और शायद यही वजह है आपके कमेंट्स में लिखते हैं कि रावत जी तो बहुत डराते हैं, और यही लेकिन एक छवि आपकी धर्मगुरु के तौर पर भी जी। है। कभी आपने सोचा है हिंदू राष्ट्र को लेकर? देखिए कविता जी, पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने कहा मेरी छवि साफ सुथरी है, पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। वो इसलिए नहीं सकता कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो भी जाए तो देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हिंदुओं को एक करने के लिए ऐसे नारे बड़े अच्छे लगते हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन यहाँ 30 करोड़ मुसलमान हैं, उनका क्या होगा? बिल्कुल, है ना, उपद्रव फैलेगा। बाकी जो दूसरी और कौम है, सिख कौम है या बौद्ध हैं या दूसरे हैं, तो एक गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है, नुकसान होगा उससे। क्योंकि या तो पूरा हिंदू होता, यानी 90% 95% हिंदू होता, तो भी सोचा जा सकता था कि भाई आप बना सकते हो। जैसे कभी कहीं 90% मुसलमान है तो इस्लामिक स्टेट है, 95% है तो इस्लामिक स्टेट है, उन्होंने 5% लोगों की परवाह नहीं की हुई है, तो वहाँ कानून सरिया के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि बनना होता ये तो देश आज़ाद हुआ था उसी में बन जाता, उसी समय डिक्लेयर हो जाता हिंदू राष्ट्र, तो फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लग जाती। अभी तो 70-75 साल में तो अभी यहाँ सरिया के कानून भी लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इस्लाम के कानून है वो फॉलो कर रहे हैं, जगह जगह पे पर्सनल लॉ बोर्ड बन गए, इधर बन गए उधर बन गए। तो अभी उन कानूनों को एक करने में बड़ा टाइम लग रहा है, अभी भी कानूनों को बनाने में बड़ा टाइम लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। नाम के लिए अगर हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर भी दिया तो जो हम हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना कर रहे हैं और उसमें जो हम सोच रहे हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। भले ही समय लगा,
लेकिन फाइनली हमारे रामलला मंदिर में पधारे और अयोध्या वाला जो मसला सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन क्या लगता है, अयोध्या का तो चलिए हो गया, लेकिन मथुरा काशी से पहले क्या संभल तीर्थराज बन जाएगा? नहीं, पहले काशी होगा, क्योंकि काशी की जो मस्जिद है ज्ञान वापी, वो जो बीच में बड़ी तकलीफ दे है, वो बहुत तकलीफ देती है। जब हम दर्शन करने जाते हैं तो बिल्कुल बीच में फंसी हुई है वो, उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मथुरा, ये 3 तीर्थ स्थल ऐसे हैं हमारे, अयोध्या मथुरा काशी। इस पर बहुत पहले एक बार समझौते की बात भी बनी थी कि आप हमें ये 3 दे दो, बाकी हम सब चीज़ों को छोड़ देंगे। अगर मान लो कोई समझौता हो भी जाता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, और ये 2 चीज़ें हमें मिल जाती हैं, काशी और मथुरा मिल जाता है, तो मुझे लगता है फिर संभल छोड़ना पड़ेगा। और अगर ये नहीं मानते और ये कोर्ट के थ्रू विवाद चलते रहते हैं और मोदी जी की, योगी जी की सरकार चलती रहती हैं, तो फिर जल्दी ही एक खुशखबरियां देखने को मिलेंगी कि इन सब चीज़ों पे समझौते होंगे और मानना पड़ेगा। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लंबे समय तक गुलामी में नहीं जी सकते आप। ये सच है कि हिंदू लोग आज वो वाले हिंदू तो रहे नहीं कि तलवार की दम पे औरंगजेब आप धर्म परिवर्तन करा देगा। अब तो हमारे पास भी एक से एक बड़ी मिसाइलें बनी हुई हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं और हर आदमी एक्टिव है। अब पैसे से भी सक्षम है, उस समय तो पैसे से भी सक्षम नहीं थे, और हर आदमी को इस बात का एहसास है कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है, तो अब उस चीज़ को सहा नहीं जा सकता। इसलिए इन लोगों को ये दावे छोड़ने पड़ेंगे। तो जो हमारा है हम उसे लेकर रहेंगे। लेकर बातें योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, कि मथुरा काशी क्या अब तो संभल के बाद के भी जो विवादित होंगे वो भी आ जाएंगे? हाँ, वो सब चीज़ें, विवाद जो चल रहे हैं उन सब चीज़ों पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अभी जैसे धार के अंदर भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी कई जगह ऐसी चल रही हैं, कर्नाटक में भी कहीं डिस्प्यूटेड जगह कुछ इस तरह की तकलीफें जहाँ पे हो रही हैं, उन सब चीज़ों को फिर संज्ञान में तो लेना पड़ेगा ना। बहुत पॉपुलर जगह हैं, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? तो ऐसे लेना पड़ेगा, और उसके लिए योगी जी जैसे व्यक्ति की हमें ज़रूरत है। सर, जाते जाते 25 की तस्वीर आपके लिए क्या कहती है? 2025 जून तक थोड़ा तकलीफ है, 2000 जून के बाद में फिर पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंडिंग में देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में हो जाएंगे, और उच्च अवस्था में होने के बाद में काफ़ी राहत हमें मिलने के योग बनेंगे। एक मैसेज, संदेश धर्मयान के। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कविता राणा जी बहुत बढ़िया एंकर हैं और बहुत अच्छे प्रश्न पूछती हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, और धर्म ज्ञान को बहुत बहुत बधाई कि आप इसी प्रकार से उन्नति करते रहें और मेरी सेवाएं लेते रहें। जब भी आपको जरूरत होगी, मैं आपको धर्म ज्ञान, ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्म, न्यूमरोलॉजी, रतन ज्योतिष, उपाय, पूजा पाठ, मंत्र जप, वैज्ञानिक आधार क्या है, इन सब की जानकारी देता रहूँगा। आपने पहली बार में इतना अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।